पावर, तो क्या कहते हैं, तो मोनोपोली पावर का क्या कहते हैं, मोनोपोली बिहेवियर, सॉरी मोनोपोली बिहेवियर का जो है वो आप लोगों की आउटलाइन का 8th मॉड्यूल है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस मॉड्यूल का सबसे पहला टॉपिक है जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। अब ये टॉपिक जो है वो मोनोपोली और फर्म्स के प्राइसिंग बिहेवियर को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल मतलब होता है कि एक ही प्रोडक्ट को जो है वो डिफरेंट लोगों को मुख्तलिफ प्राइसेस पर सेल करना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट सेम ही है लेकिन मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ प्राइस पर बेचा जा रहा है। यानी सेलर जो है वो अपनी सेम प्रोडक्ट को अपनी सेम सर्विस के लिए जो है वो अलग अलग प्राइजेस जो है वो कस्टमर से चार्ज कर रहा है। प्रोडक्ट सेम होता है लेकिन हर कस्टमर से ली गई प्राइस जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अ seller charges different prices to different customers for the same product or service। कि सेम प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कस्टमर जो है वो मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ प्राइसेस जो है वो चार्ज करते हैं। अब सवाल ये आता है कि फर्म जो होती हैं या सेलर्स जो होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? तो बेसिकली वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका बेसिक गोल होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। अब फर्म जो होती है वो ये समझती है कि हर जो होता है वो इंडिविजुअल उसकी विलिंगनेस टू पे जो है वो अलग होती है। ठीक है। फर्म को ये लगता है कि हर इंडिविजुअल की विलिंगनेस टू पे कि एक चीज़ के लिए वो कितना पैसे जो है वो एक कस्टमर पे करना चाहता है वो डिफरेंट होती है। कुछ कस्टमर्स की जो है वो कुछ कस्टमर जो हैं वो किसी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी होते हैं और कुछ जो है वो कम पैसे देने के लिए जो है वो तैयार होते हैं। तो फर्म बेसिकली कोशिश करती है कि हर कस्टमर से जो है वो उसकी विलिंगनेस टू पे के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस चार्ज करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया जा सके। अब विलिंगनेस टू पे का मतलब क्या है? विलिंगनेस टू पे का मतलब ये है कि किसी कस्टमर की मैक्सिमम पेमेंट जो किसी प्रोडक्ट के लिए जो है वो देने के लिए रेडी हो जाए। मतलब हर इंसान की इनकम, उसके प्रेफरेंसेस और उसकी नीड्स जो होती हैं वो अलग होती हैं, इसीलिए विलिंगनेस टू पे भी जो होती है वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है। ठीक है। अब इसको जी क्या कहते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आपने अगर देखा होगा ये क्या कहते हैं कि जब आप सिनेमास में जाते हैं तो सिनेमास में स्टूडेंट्स को जी डिस्काउंटेड रेट पर जी मूवी टिकट्स मिलती हैं। अब स्टूडेंट्स को जी सेम मूवी टिकट जो है वो कम प्राइस पर दी जाती है, जबकि अडल्ट्स को जो है वो ज़्यादा प्राइस जो है वो उसी सेम मूवी टिकट के लिए पे करनी पड़ती है। मूवी भी सेम है, सीट भी सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है, लेकिन प्राइसेस डिफरेंट है। तो इसको कहेंगे जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरह सीनियर सिटीजन्स को जी बस में, ट्रेन में या एयरलाइंस में डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है। और एल्डरली पीपल लोग और बुजुर्ग लोगों को जो है वो लोगों से जो है वो लो प्राइस जो है वो चार्ज की जाती है। तो ये भी क्या है, ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप एयरलाइन टिकट की बात करें तो एयरलाइन टिकट्स की जो प्राइसेस है उसकी बहुत एक फेमस एग्जांपल है कि एक ही फ्लाइट में जी दो पैसेंजर्स हैं। ठीक है। लेकिन वो डिफरेंट प्राइसेस पे करते हैं। जो पैसेंजर जो है वो बहुत पहले बुकिंग कराते हैं उनको जी चीप टिकट मिल जाती है, और जो लास्ट मोमेंट पर आकर टिकट कराता है, बुकिंग करवाता है टिकट की, उसको जी एक्सपेंसिव टिकट मिलती है। तो सीट तो सेम ही होती है, प्लेन भी सेम ही होता है, एक्सपीरियंस भी सेम ही होता है, लेकिन प्राइसेस क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में भी जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है। अगर आप कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वालों को जो है वो एक रेट लगता है और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वालों को जी हाई रेट लगता है।
यानी यूसेज के लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। तो ये भी जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जो है वो सर्टन टाइप्स होती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जी जनरली इसकी 3 टाइप्स होती हैं। तो पहली है जी फर्स्ट डिग्री डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और जी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये इनका मतलब क्या होता है, इनको हम फर्दर जो है वो काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जी मेन आइडिया जो है वो क्या कहते हैं, क्या होता है कि हर कस्टमर की विलिंगनेस टू पे डिफरेंट होती है। तो हम ये ट्राई करती है कि वो हाई विलिंगनेस वाले कस्टमर से हाई प्राइस चार्ज करे और लो विलिंगनेस वाले कस्टमर से लो प्राइस चार्ज करे। इसी तरह फॉर्म ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी कर लेती है और प्रॉफिट भी जो है वो आसानी से जनरेट कर लेती है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हर फॉर्म जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट जो इसके लिए जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन जो होती हैं वो ज़रूरी होती है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है जी मार्केट पावर। अगर फर्म के पास जी कुछ कंट्रोल होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मार्केट जो है वो मार्केट की प्राइस जो होती है वो फिक्स होती है। मोनोपोली या इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के पास प्राइस कंट्रोल होता है, इसलिए वो डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चार्ज कर सकती हैं। दूसरी कंडीशन है जी कस्टमर्स को सेपरेट ग्रुप्स में जी डिवाइड किया जाए, ठीक है। कस्टमर्स को सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड करना और फॉर्म को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन स्टूडेंट है, कौन सीनियर सिटीजन है, कौन बिजनेस ट्रैवलर है और कौन टूरिस्ट है। तो अगर फॉर्म कस्टमर्स को सेपरेट नहीं कर सकती तो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना जो होगा वो फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन है जी रीसेल जो है वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। रीसेलिंग इज नॉट पॉसिबल, यानी जिस कस्टमर ने लो प्राइस पर प्रोडक्ट खरीदा है वो उसको हाई प्राइस वालों को रीसेल नहीं कर सकता। कि अगर इसको हम सपोज करें कि क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स को जी मूवी टिकट 300 की मिलती है और अडल्ट्स को जी मूवी टिकट 800 की मिलती है। तो अगर स्टूडेंट अपनी चीप टिकट जो है वो अडल्ट को सेल कर दे तो फर्म का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का तो सिस्टम ही फेल हो जाएगा। इसलिए फर्म जो है वो रीसेल को रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगर यहाँ पर एक और डीप इंसाइट को समझने की कोशिश की जाए तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो कभी कभी कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल भी होती है, क्योंकि अगर फर्म सबसे सेम प्राइस चार्ज करे तो लो इनकम कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट बाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन लो प्राइसेस की वजह से वो भी मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो है वो कभी कभी फर्म्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा लेती हैं और कुछ कस्टमर्स को जो है वो अनफेयरली हाई प्राइसेस जो है वो देनी पड़ती हैं। इसलिए इकोनॉमिस्ट जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एक मिक्स्ड फिनोमेना का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। तो अगर इसकी मैं एक और एग्जांपल देकर अगर इस सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम दोबारा से रिकॉल करें तो सपोज करें कि जी एक अम्यूजमेंट पार्क है। अब अडल्ट्स की जो टिकट है वो 1000 रुपया है, बच्चों की टिकट जी 500 रुपया है। अब राइड सेम है, पार्क सेम है, सर्विस सेम है, लेकिन प्राइसेस जो है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों वाली फैमिली जो होती हैं वो हाई प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकती और उनकी विलिंगनेस टू पे जो होती है वो कम होती है। पार्क मैनेजमेंट जो होती है वो लो प्राइसेस ऑफर करती करके जो है वो ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है और अपना टोटल प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करती है। इसी तरह एयरलाइन जो है वो बिजनेस ट्रैवलर से हाई प्राइसेस चार्ज करती हैं क्योंकि उनको अर्जेंट ट्रैवल करना होता है और वो ज़्यादा पे करने को रेडी होते हैं, जबकि टूरिस्ट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और लो प्राइसेस जो है वो सर्च कर रहे होते हैं। इसलिए एयरलाइंस जो होती हैं वो डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करती हैं, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइसेस पर सेल करना ताकि फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये था जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का
बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और उन्हें काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो टाइप है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वो है जी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जिसको जी हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। अब बेसिकली ये मोनोपोली और प्राइसेस का जो है वो बहुत प्राइसिंग का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि सेलर जो है वो हर कस्टमर से अलग प्राइस चार्ज करते हैं और वो प्राइस जो है वो बिल्कुल उतनी होती है जितनी कस्टमर जो है वो मैक्सिमम देने को रेडी होता है। यानी सेलर को जो है वो हर कस्टमर की एग्जैक्ट विलिंगनेस टू पे होती है वो पता होती है। The seller charges each customer a different price and that price is exactly what they are willing to pay। कि seller जो है वो हर कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है और वो प्राइस जो है वो बिल्कुल उतनी होती है जितनी कस्टमर जो है वो मैक्सिमम देने को रेडी होता है। अब विलिंगनेस टू पे का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या कहते हैं। विलिंगनेस टू पे का मतलब होता है कि अगर किसी कस्टमर की मैक्सिमम पेमेंट जो वो किसी प्रोडक्ट के लिए देने के लिए तैयार होगा उससे हम जी विलिंगनेस टू पे बोलेंगे। अब हर कस्टमर की विलिंगनेस टू पे जो होती है वो अलग होती है। कुछ लोग ज्यादा पे कर सकते हैं और कुछ लोग जो है वो कम पे कर सकते हैं। ठीक है, अब परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सेलर जो होते हैं वो हर कस्टमर से उसकी विलिंगनेस टू पे के जो है वो इक्वल प्राइस चार्ज करता है। इसलिए कस्टमर के पास जो है वो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं बचता और सेलर जो है वो सारा बेनिफिट जो है वो खुद ले जाता है। ठीक है, कस्टमर के पास कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं बचता। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो अब हम इसको जी क्या कहते हैं, एक सेलर कैप्चर्स ऑल पॉसिबल मनी, नो कंज्यूमर बेनिफिट लेफ्ट। ठीक है, तो अब एक क्लासरूम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करें एक टीचर है, वो फोटो कॉपीज जो है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट ए जो है वो क्या कहते हैं 10 रुपए तक पे कर सकते हैं। स्टूडेंट बी जो है वो 5 रुपए तक पे कर सकता है और स्टूडेंट सी जो है वो 2 रुपए तक पे कर सकता है। अब अगर नॉर्मल मार्केट होती तो शायद सब स्टूडेंट से सेम प्राइस ली जाती, लेकिन परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में टीचर जो है वो हर स्टूडेंट से डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा। स्टूडेंट ए से जो है वो 10 रुपए लिए जाएंगे, स्टूडेंट बी से 5 रुपए लिए जाएंगे और स्टूडेंट सी से 2 रुपए लिए जाएंगे। यानी हर स्टूडेंट एग्जैक्टली उतना पे करेगा जितना वो मैक्सिमम पे करने के काबिल होगा। ठीक है, किसी को भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, नो बडी गेट्स एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब ए बी और सी तीनों को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला और टीचर के पास जो है वो सारी वैल्यू चलेगी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझे कि नॉर्मली जो है वो मार्केट्स में कस्टमर्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जिसको जी हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। अब कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। एक कस्टमर जितना पे करने को रेडी था और एक्चुअली उसने जितना पे किया उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम कह रहे होते हैं कि जी ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें कि क्या कहते हैं कि सपोज करें कि जी एक कस्टमर 100 रुपए तक पे करने के लिए रेडी था लेकिन उसने प्रोडक्ट 70 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो उसको जी 30 रुपए का जो है वो कंज्यूमर सरप्लस मिला। लेकिन परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में ऐसा नहीं होता, यानी सेलर्स जो है वो एग्जैक्टली 100 ही चार्ज करेंगे। इसलिए जो है वो कस्टमर्स के पास कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं बचता। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अब इस सिचुएशन में जी क्या कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, और सारा सरप्लस जो होता है वो प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। यानी सेलर जो होता है वो पूरा बेनिफिट जो है वो कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉजिक समझने की जरूरत है कि सेलर का जो गोल होता है
कि वो हर पॉसिबल कस्टमर को सेल करे जब तक प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल हो। यानी सेलर हर उस कस्टमर को प्रोडक्ट भेजेगा जो कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर पेमेंट कर सकता है। ठीक है। अब फर्म जो होती है उसका एक और गोल होता है कि क्या कहते हैं कि उसने अपनी कॉस्ट को जो है वो मिनिमाइज करना है। अब फर्म को जो है वो हर एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो है वो कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो हर एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है उससे हम बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट कह रहे होते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि एक और एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। ठीक है। तो अब सेलर जो है वो दो चीजें कंपेयर कर रहा होता है। एक तरफ वो कस्टमर की विलिंगनेस टू पे देखता है और दूसरी साइड पर जी वो मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं। ठीक है। और सेलर का सिंपल सा जो डिसीजन रूल होता है कि अगर विलिंगनेस टू पे जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा या उसके बराबर होगी तो वो प्रोडक्शन करेगा, और अगर विलिंगनेस टू पे जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से कम होगी तो प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप कर देगा। यानी अगर बेनिफिट जो है वो कॉस्ट से ज्यादा या उसके बराबर होगा तो प्रोड्यूस करो, या अगर बेनिफिट जो है वो कॉस्ट से कम है तो अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दो। अब इसको जो है वो क्या कहते हैं, तो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में फर्म हर एक्स्ट्रा यूनिट तब तक प्रोड्यूस करती रहती है जब तक प्राइस जो होती है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं हो जाती। यानी प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल ना हो जाए। अब ये जो होती है प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट की कंडीशन जो होती है ये बड़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है, क्योंकि अब सवाल ये आता है कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में P इज इक्वल टू एम सी जो होता है वो क्यों होता है। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर कोई कस्टमर किसी यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा पे करने को रेडी है तो सेलर को प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसलिए सेलर जो है वो यूनिट को प्रोड्यूस करेगा। एक यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट 20 रुपए है और कस्टमर जो है वो 50 रुपए देने को रेडी है, यानी फर्म को 30 रुपए का प्रॉफिट और गेन मिल रहा है, तो वो यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करेगी। और अब सपोज करें किसी कस्टमर की विलिंगनेस टू पे 20 ही है और मार्जिनल कॉस्ट भी 20 रुपए है, यानी प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो गई है। अब इस पॉइंट पर जो है वो फर्म अपना लास्ट यूनिट प्रोड्यूस करेगी। तो अगर नेक्स्ट कस्टमर सिर्फ 15 रुपए देने को रेडी हो और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 20 रुपए हो तो फर्म जो है वो अपनी प्रोडक्शन को जो है वो स्टॉप कर देगी, क्योंकि कॉस्ट जो है वो बेनिफिट से ज़्यादा है। यानी जब प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट से तो फर्म प्रोड्यूस करेगी, अगर प्राइस बराबर होगी कॉस्ट के तो फर्म जो है वो लास्ट यूनिट प्रोड्यूस करेगी, और जब प्राइस कम होगी कॉस्ट के तो फर्म कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करेगी। अब इस सिस्टम को जो है वो इनएफिशिएंट क्यों कहा जाता है, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो है वो कोई भी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी जो होती है वो वेस्ट नहीं होती। हर वो यूनिट प्रोड्यूस होता है जिसका बेनिफिट जो होता है वो कॉस्ट से ज़्यादा होता है, इसलिए इस सिस्टम को जो है वो एफिशिएंट सिस्टम कहा जाता है। यानी इकोनॉमी में जो है वो कोई यूजफुल ट्रेड जो होती है वो मिस नहीं हो रही होती, इसलिए आउटपुट मैक्सिमम होता है और रिसोर्सेज जो होते हैं वो एफिशिएंटली यूज हो रहे होते हैं। अब इकोनॉमिक्स में जो है वो इसको परेटो एफिशिएंसी कहा जाता है। अगर आसान अल्फाज में अगर बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज का जो है वो बेस्ट एलोकेशन हो रहा है। ठीक है। और कोई और जो है वो बेटर अरेंजमेंट जो है वो इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो है वो सेलर रिच हो जाता है क्योंकि वो सारा सरप्लस जो है वो कैप्चर कर लेते हैं और बायर को जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन फिर भी इकोनॉमी जो है वो एफिशिएंट होती है क्योंकि आउटपुट जो होता है वो सोशली ऑप्टिमल लेवल तक प्रोड्यूस हो रहा होता है। यानी फेयरनेस और एफिशिएंसी जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सिस्टम फेयर ज़रूर नहीं लगे, फेयर जो है वो
नहीं लगता, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो सारा बेनिफिट ले जाता है। लेकिन इकोनॉमिकली जो है वो ये सिस्टम एफिशिएंट होता है, क्योंकि प्रोडक्शन जो होती है वो प्राइस इज इक्वल टू एमसी तक हो रही होती है। ठीक है, तो अब हम इस सारी स्टोरी को जो है वो सारे कॉन्सेप्ट को सिंपल सी स्टोरी से रिवाइज करते हैं कि एक डॉक्टर ने जो है वो पेशेंट से कंसल्टेशन फी लेता है। ठीक है, अब रिच पेशेंट जो है वो 5,000 देने को रेडी है, मिडिल क्लास का पेशेंट 2,000 देने को रेडी है, और पुअर पेशेंट जो है वो 500 रुपया देने को रेडी है। तो अगर डॉक्टर हर पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन और विलिंगनेस को परफेक्टली जानता हो और उसी के अकॉर्डिंग फी चार्ज करे, तो उसे हम फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। मतलब डॉक्टर जो है वो हर पेशेंट से मैक्सिमम पॉसिबल फी जो है वो चार्ज करेगा और कोई भी सरप्लस जो है वो नहीं बचेगा। लेकिन डॉक्टर जो है वो हर पेशेंट को ट्रीट करता रहेगा जब तक पेशेंट की विलिंगनेस ट्रीटमेंट जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा या उसके बराबर ना हो जाए। तो इसी वजह से जी हमारी आउटपुट जो होगी वो एफिशिएंट होगी। तो जी हमारा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सेलर जो होता है वो हर कंज्यूमर से, हर कस्टमर से उसकी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे के इक्वल जो है वो प्राइस चार्ज करता है। सेलर जो होता है वो पूरा सरप्लस जो होता है वो खुद ले लेता है और कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो हो जाता है। फर्म हर यूनिट तब तक प्रोड्यूस करती रहती है जब तक प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए। ठीक है, और इसी वजह से कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड वेस्ट भी नहीं हो पाती और प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो जाती है। तो ये थी जी फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक भी काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो नॉन लीनियर प्राइसिंग भी कहा जाता है। अब ये वाला टॉपिक जो है वो पहले वाले टॉपिक से, जो हमने फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ी, उससे कनेक्टेड है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर क्या कहते हैं हम बहुत ज़्यादा सिंपल और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को यूज़ करके आसान तरीके से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? अब सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि हर यूनिट की प्राइस जो होती है वो सेम नहीं होती। प्राइस इज नॉट द सेम फॉर एवरी यूनिट, यानी कंज्यूमर जो है वो जितनी क्वांटिटी बाय करता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस चेंज हो जाती है। यूजुअली ज़्यादा क्वांटिटी लेने पर जो है वो पर यूनिट प्राइस जो है वो कम आती है। कि अगर सिंपल अल्फाज में बात की जाए कि अगर आप कम क्वांटिटी खरीदो तो पर यूनिट एक्सपेंसिव पड़ता है, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदो तो पर यूनिट जो है वो चीप पड़ता है। ठीक है, ये प्राइस चेंज करती है कि आप कितना खरीद रहे हो। ठीक है, जो बड़ी परचेजेज होंगी, बिगर परचेजेज होंगी, ठीक है, वो एक्सपेंसिव होगी। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, जो बिगर परचेजेज होंगी वो यूजुअली चीप चीपर पर यूनिट होंगी, और जो स्मॉल परचेजेस होंगी वो एक्सपेंसिव पर यूनिट होंगी। ठीक है, तो अब रियल लाइफ एग्जांपल से जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में जो है वो आप देखते हैं कि क्या कहते हैं कि डिफरेंट यूजेज के लेवल पर जो है वो डिफरेंट रेट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, कि अगर आपने कम जो है वो यूनिट कम जो है वो बिजली खर्च की है तो आपको जो है वो कम रेट लगेगा, और अगर आपने ज़्यादा बिजली यूज़ की है तो आपको ज़्यादा रेट लगेगा। ठीक है, मोबाइल पैकेजेस में भी जो है वो बेसिकली बेसिक और प्रीमियम बंडल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो बल्क शॉपिंग में जी क्या कहते हैं, डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं कि अगर आप एक परचेज करेंगे तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन अगर आप 10 परचेज कर रहे होंगे तो वो आपको चीपर पड़ेगा। एयरलाइन टिकट्स में भी जो है वो एयरलाइंस जो है वो बेसिकली इकोनॉमी और बिजनेस क्लास जो है वो ऑफर करती हैं। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स जो है वो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो सपोज करें कि जी एक शॉप है। ठीक है,
वो एक बॉटल है वो 100 रुपए में बेचती है, लेकिन अगर कोई 10 बॉटल एक साथ खरीदे तो शॉपकीपर जो है वो उसको पर बॉटल जो है वो 80 में पड़ेगी। मतलब वो 10 बॉटल्स जो है वो 800 में बेचेगा, लेकिन एक बॉटल जो है वो 100 रुपए में बेचेगा, यानी क्वांटिटी इंक्रीज होने पर जो है वो एवरेज प्राइस कम हो गई। तो ये बेसिकली एग्जांपल है जी सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। ठीक है। अब अब इस टॉपिक का जो है वो हम आइडिया समझने की कोशिश करते हैं कि सेलर के पास ही बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है, सेलर की एक प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि डिफरेंट कस्टमर्स की विलिंगनेस टू पे जो होती है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट विलिंगनेस टू पे। ठीक है। कुछ कस्टमर्स ज़्यादा पे करने को रेडी होते हैं और कुछ कस्टमर्स कम पे करने को रेडी होते हैं। ठीक है। लेकिन सेलर्स को जो है वो इजीली पता नहीं होता कि क्यों कौन रिच कस्टमर है और कौन जो है वो लो डिमांड कस्टमर है। सेलर्स को जो है वो इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कौन सा कस्टमर जो है वो अमीर है और कौन सा कस्टमर जो है वो लो डिमांड कस्टमर है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि हाई डिमांड या रिच कस्टमर जो होते हैं वो प्रिटेंड कर सकते हैं कि भाई जी वो लो डिमांड कस्टमर है, ताकि चीप पैकेज जो है वो ले सकें। तो इसको जी सेल्फ सिलेक्शन या फेक आइडेंटिटी की प्रॉब्लम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्फ सिलेक्शन या फेक आइडेंटिटी की प्रॉब्लम। कि मिसाल के तौर पर सपोज करें कि क्या कहते हैं कि कंपनी के पास दो पैकेजेस हैं। ठीक है। एक कंपनी के पास क्या है? दो पैकेजेस हैं। अब एक जो है वो चीप पैकेज है और एक एक जो है वो प्रीमियम पैकेज है। तो अगर चीप पैकेज बहुत अच्छा हो तो इवन रिच कस्टमर्स भी जो है वो वही चीप पैकेज लेंगे और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। अब इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए सेलर्स क्या करते हैं? ठीक है, सेलर्स के पास क्या सोल्यूशन है? हम जो सेलर्स होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर से ये नहीं पूछते कि आप अमीर हैं या आप गरीब हैं, आप कौन हैं। ठीक है, बल्कि वो ऐसे पैकेजेस डिजाइन करते हैं कि कस्टमर खुद जो है वो अपनी चॉइसेस से बता दे सेलर को कि वो किस टाइप का कस्टमर है। उसी को जी हम सेल्फ सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, कि वो ऐसी चॉइसेस जो है ऐसे पैकेजेस ऑफर करते हैं ताकि उनकी चॉइसेस से सेलर को आइडिया हो जाए कि वो किस तरह का कस्टमर है, और इसको सेल्फ सिलेक्शन कहते हैं। यानी सेलर जो होता है वो डिफरेंट किस्म के प्राइस और क्वांटिटी के बंडल्स बनाता है और कस्टमर को चॉइस देता है चूज करने की। कि फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, एक स्मॉल चीप पैकेज जो है वो लो डिमांड यूजर के लिए है और एक लार्ज एक्सपेंसिव पैकेज जो है वो हाई डिमांड यूजर के लिए है। अब लो डिमांड कस्टमर्स जो है वो नेचुरली चीप पैकेज चूज करेंगे क्योंकि वो उसको ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती। और हाई डिमांड कस्टमर्स जो हैं वो ऑब्वियसली प्रीमियम पैकेजेस चूज करेंगे क्योंकि उन्हें जो है वो ज़्यादा वैल्यू मिल रही होती है। तो अब इसके पीछे जी क्या कहते हैं, तो ये था जी क्या कहते हैं सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और सेलर्स की प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। तो अब इसके पीछे की हम कॉस्ट और प्रॉफिट का लॉजिक भी जो है वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हर एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। और सेलर का गोल होता है कि उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन साथ ही सेलर ये भी चाहता है कि हर कस्टमर वही पैकेज चूज करे जो उसके लिए डिजाइन किया गया। ठीक है। तो सेलर को जो है वो दो चीजों को बैलेंस करना है। ठीक है, सेलर को ने क्या करना है, उसने दो चीजों को बैलेंस करना है। एक साइड पर गेन होता है और दूसरे साइड पर जी क्या कहते हैं गेन होता है, मतलब हाई डिमांड कस्टमर से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करना। हाई कमास डिमांड कस्टमर से हाई पेइंग कस्टमर से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना और दूसरी साइड पर लॉस होता है। ठीक है, मतलब लो डिमांड कस्टमर्स को अट्रैक्टिव चीप चीप पैकेजेस देने की वजह से जो है वो कुछ प्रॉफिट को जो है वो
सेक्रीफाइस करना। यानी सेलर जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो ये सोचता है कि मुझे हाई डिमांड कस्टमर्स को करेक्टली सेपरेट करके कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है और लो डिमांड कस्टमर्स की वजह से मुझे कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, अब क्या कहते हैं तो सबसे पहले जी क्या कहते हैं, हम एक आइडियल केस को जी इमेजिन करते हैं कि सेलर चाहता है कि हाई डिमांड कस्टमर जो है वो एक्सपेंसिव पैकेज बाय करें और लो डिमांड कस्टमर जो है वो चीप पैकेज बाय करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हाई डिमांड कस्टमर्स भी चीप पैकेज चूज कर सकते हैं अगर वो उसके लिए अट्रैक्टिव हो। तब सेलर को जो है वो पैकेज इस तरह से डिजाइन करना पड़ता है कि हाई डिमांड कस्टमर्स जो है वो वॉलंटरली एक्सपेंसिव पैकेज चूज करें और इसी को जी हम सेल्फ सिलेक्शन की कंस्ट्रेंट कहते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया आ जाता है कि क्या कहते हैं जिसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। ठीक है, फिर सेलर जो है वो इंटेंशनली चीप पैकेज को जो है वो थोड़ा लेस अट्रैक्टिव बना देता है। यानी चीप पैकेज की क्वांटिटी जो है वो कम कर देता है या क्वालिटी जो है वो थोड़ी लोअर कर देता है। अब सवाल ये आता है कि सेलर ऐसा करता क्यों है? इसके पीछे की रीज़न ये है कि अगर चीप पैकेज बहुत अच्छा हो, तो हाई डिमांड यूज़र्स भी वही चूज़ करेंगे। इसलिए सेलर जो है वो डेलिबरेटली चीप पैकेज को लिमिटेड बनाते हैं ताकि हाई डिमांड कस्टमर्स जो है वो प्रीमियम पैकेज की तरफ ही मूव करें। यानी सेलर जो है वो लो टायर प्रोडक्ट्स को इंटेंशनली थोड़ा वीक बनाते हैं ताकि कस्टमर्स का जो ग्रुप है वो प्रॉपरली सेपरेट हो सके। तो मिसाल के तौर पर एयरलाइन जो है वो इकोनॉमी क्लास में लेस कंफर्ट देती है और बिजनेस क्लास में लग्जरी और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देती हैं। तो अगर इकोनॉमी और बिजनेस क्लास ऑलमोस्ट सेम होती तो कोई भी जो है वो बिजनेस क्लास की टिकट बाय ना करता। इसलिए कंपनीज जो होती हैं वो लो टायर पैकेज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को जो है वो इंटेंशनली जो है वो लिमिट रखती हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं तो अब तो सेलर जो है वो चीप पैकेज को कम अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि हाई डिमांड यूजर जो है उसको अवॉइड कर रहे हैं और प्रीमियम पैकेज को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रखते हैं ताकि हाई डिमांड यूजर जो है वो विलिंगली एक्सपेंसिव ऑप्शन जो है वो चूज करें और इसी तरह कस्टमर्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो अब जी हम प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। तो जो लो डिमांड हमारा कस्टमर्स को जो है वो यूजुअली बहुत कम या ज़ीरो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। हाई डिमांड कस्टमर्स को थोड़ा कंज्यूमर सरप्लस मिल सकता है ताकि वो प्रीमियम पैकेज जो है वो चूज करें। लेकिन ओवरऑल सेलर मार्केट के ज़्यादातर जो है वो सरप्लस को कैप्चर कर रहे होते हैं। ठीक है, ओवरऑल सेलर जो है वो मार्केट के ज़्यादातर सरप्लस को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन के व्यू को समझते हैं। कॉस्ट मिनिमाइजेशन जो है वो अब यहाँ पे किस तरह से वर्क करेंगे। तो सेलर जो है वो असल में मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहता है। ठीक है, सेलर इज ट्राइंग टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ मिस्टेक्स। सेलर जो है वो यहाँ पे असल में मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहता है। तो सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या है सेलर के लिए? उसके लिए सबसे डेंजरस मिस्टेक ये है कि वो हाई डिमांड कस्टमर्स का चीप पैकेज चूज कर लेना। या अगर कोई हाई डिमांड कस्टमर चीप पैकेज चूज कर ले तो अगर ऐसा हो गया तो सेलर का बहुत बड़ा जो है वो प्रॉफिट का लॉस हो जाता है। इसलिए सेलर जो है वो चीपर पैकेज को जो है वो इंटेंशनली जो है वो लेस अट्रैक्टिव बनाता है और इवन अगर इससे लो डिमांड कस्टमर से थोड़ा कम प्रॉफिट जो है वो मिलता है। यानी सेलर जो है वो एक ट्रेड ऑफ फेस कर रहा होता है। ठीक है, एक साइड पर लो डिमांड कस्टमर से थोड़ा लॉस फेस करता है और दूसरी साइड पर हाई डिमांड कस्टमर्स को सक्सेसफुली जो है वो सेपरेट करके बहुत ज़्यादा गेन जो है वो हासिल कर रहा होता है। तो सेलर जो होते हैं वो यूजुअली सेकंड ऑप्शन को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें टोटल प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जी हम क्या कहते हैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल से जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करें कि क्या कहते हैं एक टीचर जो है वो नोट्स सेल करते हैं। ठीक है, अब टीचर के पास जी दो ऑप्शन है, बेसिक नोट्स, ठीक है, जो चीप है लेकिन कम डिटेल में।
उनके अंदर डिटेल जो है वो कम है। और एक तरफ प्रीमियम नोट्स हैं, ठीक है, डिटेल्ड नोट्स है, वो एक्सपेंसिव है लेकिन वो कंप्लीट है और वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। अगर बेसिक नोट्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और परफेक्ट होंगे तो सब स्टूडेंट्स वही चीप नोट्स बाय करेंगे और टीचर जो है वो प्रीमियम नोट्स से प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसलिए टीचर जो है वो इंटेंशनली बेसिक नोट्स को थोड़ा लिमिटेड रखता है और प्रीमियम नोट्स को बहुत वैल्यूएबल बनाता है। अब वीक या लो डिमांड स्टूडेंट्स होते हैं वो चीप नोट्स ले लेते हैं और सीरियस या हाई डिमांड स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रीमियम नोट्स बाय करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो इससे क्या होता है, यानी स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाते हैं, ताकि क्या कहते हैं, विदाउट टीचर का, टीचर के कुछ कहे बगैर ही जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसी को जी हम सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जी सैलरीज होते हैं वो डिफरेंट प्राइस जो है वो डिफरेंट प्राइस और क्वांटिटी के बंडल जो है वो ऑफर करती है। कस्टमर जो है वो खुद अपनी चॉइसेस से डिफरेंट पैकेजेस सेलेक्ट करते हैं। सेलर जो होते हैं वो इंटेंशनली लो एंड पैकेज की क्वालिटी या क्वांटिटी को थोड़ा कम रखते हैं ताकि हाई डिमांड कस्टमर जो है वो चीप पैकेज चूज ना करें। और इसी तरह कस्टमर्स जो है वो सेल्फ सेलेक्ट करते हैं और सेलर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कैप्चर कर लेता है। तो ये है जी हमारी सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छा तरीके से समझ आ गया हो। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को समझेंगे। ये बेसिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप है और रियल लाइफ में जी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि सेम प्रोडक्ट को जो है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को डिफरेंट प्राइसेस पर जो है वो सेल किया जाता है। ठीक है, लेकिन हर ग्रुप के अंदर जो है वो सब लोग सेम प्राइस पे करते हैं। ठीक है, सेम प्राइस पर जो है सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को डिफरेंट प्राइसेस पर सेल किया जाता है। यानी फर्म जो है वो कस्टमर्स को अलग ग्रुप्स में डिवाइड करती है और हर ग्रुप के लिए अलग प्राइस सेट करती है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ठीक है, तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, सेम प्रोडक्ट होता है, लोगों के मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप के लिए मुख्तलिफ प्राइस होती है। ठीक है, लेकिन एक ग्रुप के अंदर जो है वो प्राइस जो है वो सेम रहती है। यानी फर्म जो है वो कस्टमर्स को अलग ग्रुप्स में डिवाइड करती है और हर ग्रुप के लिए अलग प्राइस सेट करती है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। कि मिसाल के तौर पर सिनेमा हॉल जो है वो स्टूडेंट को चीप चीप टिकट्स देता है और अडल्ट को एक्सपेंसिव टिकट्स देता है। अब यहाँ मूवी सेम है, हॉल सेम है और सर्विसेज भी सेम है, लेकिन स्टूडेंट्स और अडल्ट जो हैं वो दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इसलिए उनको डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जाती हैं, लेकिन सब स्टूडेंट सेम डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो पे करते हैं। इसी तरह सीनियर सिटीजन्स को जो है वो फार्मेसीज में डिस्काउंट्स मिलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं वो स्टूडेंट्स को चीप सॉफ्टवेयर जो है वो सेल करती हैं। ठीक है, जबकि प्रोफेशनल्स को सेम सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपेंसिव प्राइस पर मिलता है। एयरलाइन जो है इकोनॉमी और बिजनेस ट्रैवलर से डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज करती है। ठीक है, तो सेलर जो है वो डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करता है और उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चार्ज करता है। ठीक है, हर ग्रुप की डिमांड और विलिंगनेस टू पे जो होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ ग्रुप ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं और कुछ ग्रुप्स जो है वो कम प्राइस सेंसिटिव होते हैं। कि एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली लो इनकम होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि स्टूडेंट्स की इनकम जो है वो यूजुअली लो होती है और उनकी डिमांड जो है वो प्राइस सेंसिटिव होती है, तो अगर टिकट एक्सपेंसिव हो तो स्टूडेंट्स मूवी देखने नहीं जाएंगे। इसलिए सिनेमाज जो है वो स्टूडेंट्स को लो प्राइसेस जो है वो ऑफर करते हैं।
लेकिन बिजनेस ट्रैवलर्स को जो है वो अर्जेंट ट्रैवल करना होता है और वो ज़्यादा प्राइस पे करने को रेडी होती है, इसलिए एयरलाइन जो है वो उनसे हाई प्राइसेस चार्ज करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट असम्पशन को जो है वो यहाँ पे समझने की जरूरत है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी वर्क करती है जब रीसेल पॉसिबल ना हो। कब वर्क करती है? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब वर्क करती है जब रीसेल पॉसिबल ना हो, यानी जिस कस्टमर ने चीप प्राइस पर प्रोडक्ट खरीदी है वो उसको दूसरे ग्रुप के कस्टमर को रीसेल ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को मूवी टिकट 300 में मिलती है और एडल्ट को जी 800 में मिलती है, तो अगर स्टूडेंट अपनी चीप टिकट अडल्ट को सेल कर दे तो सिनेमा का तो डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम फेल हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो फर्म्स रीसेल को रोकने की कोशिश करती हैं और इसी वजह से स्टूडेंट आईडीज, एज वेरिफिकेशन और पर्सनलाइज्ड टिकट्स जो है वो यूज की जाती हैं। अब कॉस्ट और प्रॉफिट तो अभी अब हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को जो है वो डिटेल से समझते हैं। सपोज करें कि क्या कहते हैं कि फर्म जो है वो दो ग्रुप्स को जी प्रोडक्ट सेल करती है। ग्रुप वन को जी Y1 क्वांटिटी सेल करती है और ग्रुप टू की क्वांटिटी जी Y2 है। अब फर्म की टोटल प्रोडक्शन जो है वो दोनों ग्रुप्स के लिए कंबाइंड होती है, इसलिए टोटल कॉस्ट डिपेंड करती है हमारी क्या कहते हैं Y1 पर और Y2 पर। यानी अगर फर्म किसी भी ग्रुप के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब फर्म का गोल ये होता है कि टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, तो इसके लिए फर्म डिसाइड करती है कि ग्रुप वन को कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, ठीक है, और ग्रुप टू को जो है वो कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रूल जो है वो यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो फिर फर्म जो है वो हर ग्रुप में ये कंपेयर करती है कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है वो कितना मिल रहा है और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कितनी हो रही है। एक्स्ट्रा रेवेन्यू को हम मार्जिनल रेवेन्यू या एमआर कह रहे होते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि एक और एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से मिलने वाला एडिशनल रेवेन्यू। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट को जो है वो मार्जिनल कॉस्ट या एमसी कहा जाता है, ठीक है। अब फर्म का रूल क्या है? अब फर्म का रूल ये है कि ग्रुप वन में मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और ग्रुप टू में जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। अब इसका सिंपली मीनिंग क्या है? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि फर्म जो है वो हर मार्केट में तब तक सेलिंग करती है जब तक एक और यूनिट सेल करने से मिलने वाला एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है वो उस यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट के इक्वल ना हो जाए। तो अगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा हो तो फर्म और प्रोडक्शन करेगी क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है, और अगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से कम हो जाए तो फर्म प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगी क्योंकि लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो दोनों ग्रुप्स के लिए सेम होती है क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो सेम फैक्ट्री में हो रही है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हर ग्रुप की डिमांड जो होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए फर्म जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि फर्म जो है वो किस ग्रुप से हाई चार्ज करती है और किस ग्रुप से लो प्राइस चार्ज करती है, ठीक है। तो फर्म उस ग्रुप से हाई चार्ज करती है जहाँ डिमांड लेस इलास्टिक हो, ठीक है। लेस इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि कस्टमर जो है वो प्राइस इंक्रीज होने पर भी प्रोडक्ट बाय करते रहे, ठीक है। फर्म जो है वो प्राइस इंक्रीज होने पर भी प्रोडक्ट जो है वो बाय करते रहें। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या कहते हैं बिजनेस ट्रैवलर्स की। तो अगर तो एयरलाइन टिकट एक्सपेंसिव भी हो जाए तो बिजनेस ट्रैवलर को ट्रैवल करना ही होता है, इसलिए एयरलाइंस होती हैं वो उनसे हाई प्राइस चार्ज करती हैं और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स या टूरिस्ट की डिमांड जो होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है,
तो अगर प्राइस ज़्यादा हो तो वो प्रोडक्ट बाय नहीं करते, इसलिए फर्म जो है वो उनको लो प्राइस ऑफर करती है। ठीक है, तो इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें कि जी एक टीचर ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब टीचर जो है वो स्टूडेंट के लिए फी 2000 रखता है और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए उसने 8000 का फीस रखा है। अब कोर्स सेम है, वीडियो सेम है, नोट सेम है, लेकिन ग्रुप्स डिफरेंट है। स्टूडेंट की एबिलिटी टू पे कम होती है और वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इनकम रखते हैं और उनकी विलिंगनेस टू पे ज़्यादा होती है। तो टीचर्स दोनों ग्रुप से अलग प्राइस चार्ज करके जो है वो अपना टोटल प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करते हैं। तो अगर टीचर सबसे सेम फी चार्ज करे तो स्टूडेंट्स जो है वो कोर्स ही नहीं खरीदेंगे, और अगर सबसे सेम लो फी चार्ज करे तो प्रोफेशनल से पॉसिबल एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फर्म्स को डिफरेंट ग्रुप से मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू अर्न करने में भी हेल्प करती है। तो अगर मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को समराइज करूँ तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जी कस्टमर्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और हर ग्रुप को जी डिफरेंट प्राइस, हर ग्रुप से जी डिफरेंट प्राइस चार्ज की जाती है और हर ग्रुप के अंदर सब लोग सेम प्राइस जो है वो पे कर रहे होते हैं। फर्म हर मार्केट में आउटपुट उस पॉइंट तक प्रोड्यूस करती है जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए, यानी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। हाई विलिंगनेस और लो इलास्टिसिटी वाले ग्रुप से हाई प्राइसेस चार्ज की जाती हैं और प्राइस सेंसिटिव ग्रुप्स को जो है वो लो प्राइसेस दी जाती है। तो इसी तरह फर्म जो है वो अपना टोटल प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करती है। तो ये थी जी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक भी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के जो है वो सेकंड लास्ट मॉड्यूल का सेकंड एक और टॉपिक जिसका नाम है बंडलिंग। ठीक है, बंडलिंग या पैकेज सेलिंग। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हम जो है वो डेली बेसिस पर जो है वो इसको देख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो बंडलिंग का मतलब क्या होता है? बंडलिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि फर्म जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक पैकेज की फॉर्म में जो है वो सेल करती है। उनको अलग अलग सेल करने की बजाय जो है वो कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को एक पैकेज की फॉर्म में जो है वो बेचना शुरू कर देती है। तो इसे हम बंडलिंग कहते हैं, यानी अलग अलग चीज़ें अलग प्राइस पर सेल करने की बजाय जो है फर्म उन सबको एक बंडल बनाकर एक सिंगल पैकेज की फॉर्म में जो है वो बेचना शुरू कर देती है। ठीक है, कि अगर एक फर्म जो है वो 4 आइटम्स जो हैं वो सेल कर रही है तो वो उन सब 4 चीज़ों को अलग अलग बेचने के बजाय वो 4 चीज़ों को इकट्ठा करके एक पैकेज बनाएगी और उन्हें बेचना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं कि बंडलिंग क्या है? फॉर्म्स कंबाइन मल्टीपल प्रोडक्ट्स इनटू वन पैकेज। के फॉर्म्स होती हैं वो अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक पैकेज में जो है वो कंबाइन करती हैं एंड इंस्टेंट ऑफ सेलिंग आइटम सेपरेटली दे सेल देम टुगेदर। कि उन सारी आइटम्स को, मल्टीपल आइटम्स को अलग अलग बेचने की बजाय जो है फर्म उन सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक पैकेज में कंबाइन करती है और उन्हें एक पैकेज बनाकर सेल करती है। तो इसके एग्जाम्पल अब हम देखते हैं कि क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल में इसका आ जाता है कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देखें, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अगर देखें तो उसमें वर्ड आ जाता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है और बहुत से और सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कंपनी जो है वो इनको एक पैकेज की फॉर्म में सेल करती है। इसी तरह जो है वो मोबाइल कंपनीज जो हैं, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो डाटा, कॉल्स और एसएमएस को कंबाइन करती हैं और एक पैकेज बना देती हैं और वो जो है वो अपने कस्टमर्स को सेल करती हैं। अब न्यूज़पेपर जो है वो डेली इश्यूज को जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में जो है वो बंडल करते हैं, ना कि क्या कहते हैं डेली इश्यूज को डेली बेसिस पे देने के बजाय उन्होंने
मंथली फॉर्म में, जो मंथली सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में जो है वो बंडल कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि फॉर्म्स जो है वो बंडलिंग करती हैं क्यों? ठीक है, तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि डिफरेंट कस्टमर्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट वैल्यू देते हैं, और हर कस्टमर की प्रेफरेंसेस जो होती हैं वो अलग होती हैं। ठीक है, कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट को बहुत वैल्यू देता है और कोई कस्टमर जो है वो दूसरे प्रोडक्ट को कम वैल्यू देता है। कोई दूसरा कस्टमर जो है वो ऑपोजिट प्रेफरेंस रखता है कि वो पहले वाले को कम प्रेफरेंस देता है और दूसरे वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो बंडलिंग जो है वो फॉर्म्स, बेसिकली बंडलिंग जो है वो फॉर्म्स की इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अब बंडलिंग की वजह से जो फॉर्म्स जो होती हैं, ठीक है, वो प्राइसिंग प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करती हैं। ठीक है, कस्टमर्स के डिफरेंसेस को बैलेंस करती हैं और टोटल प्रॉफिट को भी इंक्रीज करती हैं। अब इसको एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज करें एक फॉर्म के पास दो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सपोज करें एक फॉर्म के पास क्या है, दो प्रोडक्ट्स हैं। तो जी सपोज करें फॉर्म के पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वो दो प्रोडक्ट्स कौन से हैं? एक प्रोडक्ट है जी वर्ड प्रोसेसर और दूसरा प्रोडक्ट है जी स्प्रेडशीट्स। ठीक है, और दो टाइप्स के जी कस्टमर्स हैं। ठीक है, कस्टमर ए और कस्टमर बी। ठीक है, अब कस्टमर ए जो है वो उसके नज़र में वर्ड प्रोसेसर की वैल्यू 120 है और स्प्रेडशीट की वैल्यू 100 है। और अगर कस्टमर बी को देखा जाए तो वो वर्ड प्रोसेसर को 100 की वैल्यू प्रोवाइड करता है और स्प्रेडशीट को 120 की वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो टाइप ए का जो कस्टमर है वो वर्ड प्रोसेसर को ज़्यादा पसंद करता है और स्प्रेडशीट को कंपैरेटिवली कम पसंद करता है, कम वैल्यू देता है। और जबकि टाइप टू बी का जो कस्टमर है वो स्प्रेडशीट को ज़्यादा पसंद करता है और वर्ड प्रोसेसर को कंपैरेटिवली कम वैल्यू देता है। ठीक है, यानी दोनों कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस जो है वो टोटली ऑपोजिट है। ठीक है, तो अब हम दो केसेस को देखते हैं। तो अब पहले सेपरेट सेलिंग को समझते हैं। ठीक है, तो केस वन क्या है जी, सेपरेट सेलिंग का, कि अगर कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो अगर अलग अलग सेल करेगी तो क्या होगा? तो सपोज करें फर्म जो है वो दोनों प्रोडक्ट्स को जो है वो सेपरेटली सेल करती है। क्या करती है? सेपरेटली सेल करती है। ठीक है, तो अगर फर्म दोनों प्रोडक्ट्स को करना चाहती है तो उसको हर प्रोडक्ट की प्राइस जो होगी वो 100 रुपये रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस 120 हो के रखेगा तो जिस कस्टमर की विलिंगनेस 100 है वो प्रोडक्ट बाय ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए फर्म जो है वो लोअर प्राइस चूज करती है ताकि दोनों कस्टमर्स जो है वो आसानी से उस प्रोडक्ट को परचेज करें। अब रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं वर्ड प्रोसेसर जो है वो दो कस्टमर्स ने लिए और 100 रुपीज़ की प्राइस पर बेचा है तो वो कितने का आ जाएगा? 200 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। और स्प्रेडशीट भी जो है वो दोनों कस्टमर्स ने ली है और 100 रुपीज़ की प्राइस पर बेची गई है तो अगेन 200 का जो है वो रेवेन्यू आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों के रेवेन्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं सेपरेट सेलिंग से फर्म को जो है वो 400 रुपीज़ का रेवेन्यू मिल रहा है। अब हम बंडलिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्म जो है वो अब वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट्स को जो है वो सेपरेटली सेल नहीं करेगी बल्कि वो उनको कंबाइन करके एक सिंगल पैकेज की फॉर्म में जो है वो सेल करेगी। ठीक है, तो अब हर कस्टमर की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कस्टमर है जैसे पहले हमने पिछले तो जो है वो टेबल में देखा कि वो वर्ड प्रोसेसर को 120 की और स्प्रेडशीट को 100 की वैल्यू देता है और अगर हम इसको कैलकुलेट टोटल करें तो ये 120 हो जाता है। और कस्टमर बी जो था वो वर्ड प्रोसेसर को 100 की और स्प्रेडशीट को 120 की वैल्यू दे रहा था और टोटल था 220। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पे देखें कि दोनों कस्टमर्स की टोटल बंडल वैल्यूएशन जो है वो सेम हो गई है। ठीक है, अब फर्म पैकेज की प्राइस जो है वो 220 आसानी से सेट कर सकता है क्योंकि दो इस प्राइस पर दोनों कस्टमर्स जो है वो बंडल को खरीद लेंगे क्योंकि दोनों कस्टमर्स जो हैं
वो 220 रुपीज जो है वो एक बंडल के लिए पे करने के लिए विलिंग है। तो ऑन टू बंडल, तो अगर 2 बंडल बिकेंगे 220 की प्राइस पर, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा 440 का। तो अगर हम सेपरेट सेलिंग और बंडलिंग के रेवेन्यू को अगर कंपेयर करेंगे तो सेपरेट सेलिंग से 400 रुपीज का रेवेन्यू जो था वो फर्म ने जनरेट किया था, और बंडलिंग से 440 रुपीज का रेवेन्यू जो है वो फर्म ने जनरेट किया। यानी बंडलिंग ने जो है वो फर्म के प्रॉफिट को जो है, फर्म के जो रेवेन्यू को जो है वो इंक्रीज कर दिया। तो अगर हम कॉस्ट एंड प्रॉफिट को देखें तो क्या करते हैं कि तो चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो कंपनी की बहुत ज़्यादा, फर्म की बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन बंडलिंग ने जो है वो क्या कहते हैं फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि इस तरह से जो दोनों कस्टमर्स के दरमियान प्राइस का कन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो गया। तो अब हम ये देखेंगे कि बंडलिंग जो है वो क्यों वर्क करती है। ठीक है, तो बंडलिंग के बगैर जो है वो कस्टमर्स की जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो डिफरेंट होती है। एक कस्टमर एक प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहा था, और दूसरा प्रोडक्ट जो था, दूसरा कस्टमर जो था वो दूसरे प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था। अब इसी वजह से फर्म को जो है वो लोअर प्राइस रखनी पड़ रही थी ताकि सब कस्टमर्स जो है वो आसानी से बाय कर सकें। लेकिन बंडलिंग में जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक प्रेफरेंसेस जो होती हैं वो कंबाइन हो जाती हैं, क्योंकि कस्टमर ए को वर्ड बहुत पसंद था और स्प्रेडशीट कम पसंद थी, और कस्टमर बी को स्प्रेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद थी और वर्ड कम पसंद था। तो जब दोनों प्रोडक्ट को कंबाइन कर दिया गया तो वैल्यूएशन जो है वो इक्वल हो गई, यानी कस्टमर के जो डिफरेंसेस जो थे, कन्फ्लिक्ट्स जो थे वो आपस में कैंसल आउट हो गए। ठीक है, तो इसी वजह से बंडलिंग जो होती है वो विलिंगनेस टू पे में जो वेरिएशन आ रही होती है कस्टमर की, उसको बेसिकली रिड्यूस करती है। अब वेरिएशन इन विलिंगनेस टू पे का मतलब ये है कि कस्टमर्स की वेरिएशंस का डिफरेंस, मतलब बंडलिंग के बाद कस्टमर्स जो है वो टोटल पैकेज को ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू देने लगते हैं। इसलिए फर्म जो है वो इजीली हायर एवरेज प्राइस जो है वो चार्ज कर सकती हैं और ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कैप्चर कर लेती हैं। ठीक है, अगर बंडलिंग के बगैर देखा जाए तो कस्टमर जो है वो डिसएग्री करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यूएबल है। फर्म्स भी कंफ्यूज रहती हैं और प्राइसेस जो है वो फर्म को लो रखनी पड़ती हैं। जबकि बंडलिंग के साथ जो है वो हर कस्टमर को पैकेज में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जो उसके लिए वैल्यूएबल होती है। इसलिए अब कस्टमर्स को जो है वो पैकेज फेयर भी लग रहा होता है और वो हायर प्राइस देने के लिए रेडी भी होते हैं। यानी बंडलिंग जो है वो कस्टमर प्रेफरेंसेस को बेसिकली क्या कर रही होती है, बैलेंस आउट कर रही होती है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की, एक और रियल लाइफ एग्जांपल से समझें, सपोज करें कि क्या कहते हैं कि आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की मुख्तलिफ डील्स को देखें। ठीक है, कि बर्गर्स होते हैं, फ्राइज होते हैं और ड्रिंक्स को जो है वो कंबाइन करके जो है वो एक कॉम्बो मील जो है वो बना दिया जाता है। अब कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो बर्गर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और कुछ फ्राइज़ को ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं, लेकिन कॉम्बो पैकेज में सबको जो कॉम्बो पैकेज जो होता है वो बेसिकली सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। ठीक है, इसी तरह केबल टीवी के पैकेजेस में भी जो है वो बंडलिंग होती है। कुछ लोग स्पोर्ट्स चैनल्स पसंद करते हैं और कुछ लोग मूवी चैनल्स पसंद करते हैं, लेकिन कंपनी सब चैनल्स को जो है वो एक ही पैकेज में जो है वो कंबाइन करके दे देती है। और यही वाला सेम लॉजिक जो है वो मोबाइल फ़ोन के पैकेजेस में भी लगता है कि कुछ यूज़र्स डाटा को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और कुछ यूज़र जो है वो कॉल्स को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो डाटा को भी, कॉल्स को भी और एसएमएस को कंबाइन करके क्या कहते हैं एक बंडल बना के अपने कस्टमर्स को दे देती है। ठीक है, तो ये था जी क्या कहते हैं इसकी बड़ी अच्छी, मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल से समझा दी है। अब इसके पीछे क्या कहते हैं प्रॉफिट का लॉजिक क्या है? प्रॉफिट का बेसिकली लॉजिक यही है कि क्या कहते हैं है कभी-कभी जो है वो प्रोडक्शन की को जो कॉस्ट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा लो होती है। स्पेशली डिजिटल प्रोडक्ट्स में कोई भी अगर कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑफ़र करती है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो होती है। तो ऐसी सिचुएशंस में बंडलिंग का मेन बेनिफिट कॉस्ट रिडक्शन नहीं होता, बल्कि मेन बेनिफिट क्या होता है,
प्राइसिंग के प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना, क्योंकि बंडलिंग जो है वो कस्टमर्स के डिफरेंसेस को स्मूथ कर देती है और फर्म को ज़्यादा स्टेबल और हाई रेवेन्यू अर्न करने में जो है वो मदद करती है। ठीक है, तो ये था जी, क्या कहते हैं, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो बंडलिंग क्या है? बंडलिंग में फर्म जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक पैकेज के फॉर्म में सेल करती हैं। ये स्ट्रैटेजी तो होती है वो कस्टमर्स की डिफरेंट प्रेफरेंसेस को बैलेंस आउट करने के लिए और विलिंगनेस टू पे में वेरिएशंस को रिड्यूस करने के लिए जो है वो अडॉप्ट की जाती है। अब इस वजह से फर्म्स होती हैं वो हायर एवरेज प्राइस चार्ज करती हैं और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करती हैं। बंडलिंग जो है वो इसलिए भी सक्सेसफुल होती है क्योंकि हर कस्टमर को जो है वो पैकेज में कुछ वैल्यूएबल मिल जाता है और कस्टमर्स के जो डिफरेंसेस हैं वो एक दूसरे के साथ ऑफसेट हो जाते हैं। तो ये थी जी बंडलिंग की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो प्राइसिंग मेथड से जो है वो रिलेटेड है, जिसका नाम है टू पार्ट टैरिफ्स। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो मोनोपोली और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको हम बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टू पार्ट टैरिफ्स का मतलब क्या होता है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि फर्म जो है वो कस्टमर्स को दो तरीकों से पैसे जो है वो चार्ज करती है। पहला तरीका होता है फिक्स्ड फी या एंट्री फी और दूसरा तरीका होता है पर यूनिट प्राइस या पर राइड की जो है वो प्राइस। पर यूनिट प्राइस या यूसेज के हिसाब से जो है वो कस्टमर्स को चार्ज किया जाता है। यानी कस्टमर पहले सिस्टम में एंटर होने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, और फिर यूज करने के लिए जो है वो फिर अपने इस्तेमाल के मुताबिक जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो पे करता है। ठीक है, कि अगर सिंपल अल्फाज में बात की जाए तो पहले अंदर आने के आपको पैसे देने पड़ेंगे और फिर वहाँ पर जो जो सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं उनकी सर्विसेज को यूज करने के लिए जो है वो पेमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल्स होती हैं, क्या कहते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स। ठीक है, कि आप पहले एंट्री टिकट्स देते हो, ठीक है, एंट्री टिकट्स बाय करते हो, फिर राइड्स आपने लेनी होती हैं तो राइड्स की क्या कहते हैं, फिर आप जो है वो राइड्स यूज करते हो। कभी कभी जो है वो कंपनीज जो होती हैं अम्यूजमेंट पार्क्स जो होती हैं वो फ्री राइड्स जो है वो ऑफर कर रही होती हैं और कभी कभी जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट्स भी जो है वो आपको पे करनी पड़ती है। कि कुछ अम्यूजमेंट पार्क्स में ऐसे होता है कि क्या कहते हैं कि वहाँ पे आपको एंट्री फी अलग पे करनी पड़ती है, फिर आपको वहाँ पे वो एक क्या कहते हैं और कुछ स्पेसिफिक राइड्स के लिए वो अलग से पैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं अगर आप रेजर कंपनीज को अगर आप देखें तो क्या कहते हैं, तो रेजर का जो हैंडल होता है वो बहुत ज़्यादा चीप होता है, लेकिन ब्लेड्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। अब प्रिंटर्स जो होते हैं वो चीप होते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, लेकिन इंक की जो कार्टेज होती है वो एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, इसी तरह मोबाइल ऐप्स जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शंस ले रहे होते हैं और कभी कभी जो है वो एक्स्ट्रा यूजेज के जो है वो एक्स्ट्रा से चार्जेस भी ले रहे होते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि क्या कहते हैं कि टू वे जो है वो कस्टमर को चार्ज किया जा रहा होता है। तो ये जो है वो टू पार्ट टैरिफ्स की एग्जांपल है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो अब इसका बेसिक आइडिया क्या है? इसका बेसिक आइडिया ये है कि फर्म बेसिकली ये सोच रही होती है कि हम कस्टमर से एंट्री के थ्रू भी पैसे किस तरह से अर्न करें और यूसेज के थ्रू भी पैसे जो है वो किस तरह से कमाएं। यानी फर्म जो है वो प्रॉफिट को दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेती है। अब आप क्या करते हैं अगर आप सपोज करें तो आप डिज्नीलैंड की एग्जांपल अगर आप देखें तो इस एग्जांपल से आपको क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप लोगों को कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। कि सपोज करें कि जी एक अम्यूजमेंट पार्क है, लोग जो है वो पार्क में एंटर करते हैं,
ठीक है, और फिर राइड्स एंजॉय करते हैं। फर्म जो है वो दो चीजें डिसाइड करती है, राइड की प्राइस कितनी हो और एंट्री टिकट की प्राइस जो है वो कितनी हो। ठीक है, सपोज करें राइड की प्राइस जो है वो P स्टार्स है और नंबर ऑफ राइड जो है वो X स्टार्स है। मतलब अगर पहले राइड प्राइसिंग को समझेंगे, ठीक है, अगर फार्म हर राइड की बहुत हाई प्राइस चार्ज करे तो लोग क्या करेंगे, लोग बहुत कम राइड्स लेंगे। और अगर राइड प्राइस लो हो तो लोग जो है वो ज्यादा राइड्स जो है वो एंजॉय करेंगे। यानी राइड प्राइस और डिमांड का जो है वो आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, ये आ गया जी हमारे पास राइट के प्रॉफिट का फार्मूला। अब राइट के प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, P स्टार राइट प्राइस में से हम मार्जिनल कॉस्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे और नंबर ऑफ राइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब आपको पता है कि एक और एक्स्ट्रा राइड लेने की क्या कहते हैं, क्या कॉस्ट आएगी। तो अगर राइड की प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो तो फर्म को हर राइड पर प्रॉफिट मिलता रहेगा। अब सेकंड पार्ट यानी एंट्री फी को जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो फर्म बेसिकली ये देख रही होती है कि कस्टमर राइड से कितनी इंजॉयमेंट या कितना बेनिफिट जो है वो ले रहे हैं। और इस एक्स्ट्रा बेनिफिट को जो है वो इकोनॉमिक्स के टर्म में कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। अब कंज्यूमर सरप्लस का मतलब आप लोगों को पता है कि कंज्यूमर को जितनी वैल्यू मिल रही है, अगर हम उसको सब्सट्रैक्ट कर दें कि कितना वो एक्चुअली पे कर रहा है तो हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। कि सपोज करें एक कस्टमर किसी राइड के लिए 500 रुपये पे करने को रेडी है लेकिन उसने सिर्फ 300 रुपया पे किया है, तो यानी कस्टमर ने को जो 200 रुपये का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है उसे हम कंज्यूमर सरप्लस बोलेंगे। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, टू पार्ट पार्ट टैरिफ में हम क्या कहते हैं, टू पार्ट टैरिफ में जो है वो फर्म बेसिकली कोशिश करती है कि ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो कस्टमर को मिल रहा है वो भी जो है वो कस्टमर से कैप्चर कर ले। इसलिए फर्म जो है वो एंट्री फी को कंज्यूमर सरप्लस के बराबर रखती है। यानी कंज्यूमर जो है वो राइट्स इंजॉय करेगा, ठीक है, फिर एंट्री फी के थ्रू उसका सारा बेनिफिट जो है वो फर्म ले लेगी। अब फर्म का टोटल प्रॉफिट जो होता है वो दो पार्ट से आता है। ठीक है, फर्म का जो टोटल प्रॉफिट जो होता है वो दो पार्ट से आ रहा होता है। ठीक है, पहला जी प्रॉफिट राइट प्लस एंट्री फी। ठीक है, यानी टोटल प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट राइट्स के राइट्स से जो प्रॉफिट मिल रहा है और एंट्री फी से प्रॉफिट जो मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे जो ये होता है कि ऑप्टिमल राइट प्राइस जो है वो क्या होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स का आंसर ये है कि राइट की जो प्राइस है उसको मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि पर राइट की प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशन है, लेकिन अब सवाल ये है कि प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रखना ही क्यों बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो अगर राइट की प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगी तो लोग कम राइड्स लेंगे। इसी वजह से टोटल इंजॉयमेंट और वेलफेयर का भी जो है वो लॉस होगा और टोटल एंजॉयमेंट और वेलफेयर जो है वो कम हो जाएगा। और अगर राइड प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से कम होगी तो क्या कहते हैं, तो हर राइड पर क्या होगा, लॉस होगा। तो इसीलिए बेस्ट सिचुएशन यही होती है कि प्राइस को जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रखा जाए, ताकि इस कंडीशन पर बेसिकली राइड्स जो है वो एफिशिएंटली यूज होती हैं और टोटल सोशल वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। यानी कस्टमर्स जो है वो जितनी राइड्स एफिशिएंटली इंजॉय कर सकते हैं वो उतनी इंजॉय करेंगे। अब एंट्री फी के रोल को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब फर्म राइड प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रखती है तो कस्टमर्स को जो है वो ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस मिलता है। ठीक है, और फिर एंट्री फी के थ्रू जो है वो सारा कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कैप्चर कर लेती है।
यानी यूसेज जो होता है वो एफिशिएंट होता है और फर्म जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट भी जो है वो जनरेट कर लेती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो अब हम फाइनल आउटकम को अगर समझने की कोशिश करें तो राइट प्राइस क्या है? राइट प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है और नंबर ऑफ राइड्स जो है वो एफिशिएंट और मैक्सिमम है। एंट्री फी जो है वो कंज्यूमर सरप्लस के बराबर है और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं, अगर हम इसको सिंपली समझने की कोशिश करें तो कस्टमर्स को जो है वो एफिशिएंटली जो है वो राइड्स एंजॉय करने दिया जा रहा है और फिर उनसे अपफ्रंट फी ले ली जा रही है ताकि वो एंजॉयमेंट के बदले जो है वो, तो फर्म जो है वो बेसिकली क्या कर रही होती है, एक पैटर्न फॉलो कर रही होती है कि पहले स्टेप में वो कहती है कि कस्टमर्स को जी एफिशिएंटली जो है वो राइड्स जो है वो एंजॉय करने दो। ठीक है, और फिर उनसे जी अपफ्रंट फी चार्ज करो उस एंजॉयमेंट के बदले और उसे जो है वो फ्रीली और ओवरऑल एंजॉयमेंट पे जो है वो क्या कहते हैं, फिर उसी इसी वजह से जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अम्यूज़मेंट पार्क्स होती हैं, वो एंट्री फी भी लेती हैं और क्या कहते हैं और राइड्स को इंक्लूडेड रखती हैं। ठीक है, अब डिज्नीलैंड जैसी फर्म पर राइड पेमेंट क्यों अवॉइड करती है? क्योंकि अगर हर राइड के लिए अलग-अलग पेमेंट कलेक्ट की जाएगी, तो हर राइड पर लाइन लग जाएगी, ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, टाइम वेस्ट भी ज़्यादा होगा और कस्टमर्स का जो एन्जॉयमेंट होगा वो भी कम हो जाएगा। इसलिए फर्म जो है वो एक लार्ज एंट्री फी चार्ज करती है और राइड्स को जी फ्री कर देती हैं। अब ये कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट भी होता है और फर्म्स के लिए प्रॉफिटेबल भी होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो ये थी जी टू पार्ट टैरिफ की एक एग्जांपल के साथ डिटेल डिस्कशन। अब अगर हम इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो क्या कहते हैं, तो अगर हम प्रिंटर की एग्जांपल ले लें तो कंपनी जो होती है वो प्रिंटर जो होती है वो चीप सेल करती है ताकि कस्टमर जो है वो आसानी से सिस्टम में आ जाए। फिर इनकी कार्टरेज जो जो होती है वो एक्सपेंसिव सेल करती है। ठीक है, यानी पहले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो और फिर यूसेज के थ्रू जो है वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट करती है। तो टू पार्ट टैरिफ में फर्म जो होती है वो कस्टमर से दो पार्ट्स में पेमेंट ले रही होती है। पहली फिक्स्ड एंट्री फी और फिर पर यूनिट यूसेज के चार्जेस। और इसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि यूसेज की जो प्राइस है उसे मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रखा जाए। अब इसे एफिशिएंट इस तरीके से जी एफिशिएंट यूसेज भी हो रही होती है और मैक्सिमम टोटल वेलफेयर जो है वो क्रिएट होता है। फिर फर्म जो है वो एंट्री फी के थ्रू कंज्यूमर के सरप्लस को भी कैप्चर कर लेती है और इसी तरह फर्म जो होती है वो एफिशिएंटली भी काम करती है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी जो है वो जनरेट कर लेती है। तो ये था जी टू पार्ट टैरिफ्स की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज हम आप लोगों के क्या कहते हैं 8th मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों को जब मैंने मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे तो मार्केट स्ट्रक्चर्स में से एक मार्केट स्ट्रक्चर था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आप लोगों के 8th मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो आज हम एक ये बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो रियल लाइफ में बहुत कॉमन है और हम डेली बेसिस पर जो है वो इसकी एग्जांपल्स जो है वो देख रहे होते हैं। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ बहुत ज़्यादा फर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं लेकिन बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी या आइडेंटिकल नहीं होते और हर फर्म के पास जो है वो थोड़ा कंट्रोल होता है अपनी प्राइस के ऊपर। ठीक है, मैनी फर्म्स एग्जिस्ट, प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल और हर फर्म के पास अपनी प्राइस के ऊपर कंट्रोल होता है, यानी मार्केट में कंपटीशन भी होता है
और मोनोपोली जैसी थोड़ी पावर भी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इसीलिए जो है वो इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं कि जिस सॉफ्ट ड्रिंक्स की अगर कंपनीज को देखा जाए तो एक तरफ हमारे पास कोका कोला कंपनी है और दूसरी तरफ हमारे पास पेप्सी को कंपनी है। दोनों जो है वो कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक सेल करती हैं। अब दोनों प्रोडक्ट सिमिलर हैं क्योंकि दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, लेकिन टेस्ट डिफरेंट है, ब्रांडिंग डिफरेंट है, पैकेजिंग डिफरेंट है और एडवर्टाइजिंग भी डिफरेंट है। इसी तरह फास्ट फूड इंडस्ट्री में मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जो है वो दोनों बर्गर्स और मील सेल करते हैं, लेकिन रेसिपी और ब्रांड का जो इमेज है वो टोटली डिफरेंट है। ब्रांड शैम्पू के अगर ब्रांड्स देखें, क्लोथिंग के ब्रांड्स देखें और कॉस्मेटिक के ब्रांड्स भी जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एग्जांपल है, यानी प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट हैं लेकिन परफेक्टली सेम नहीं होते। ठीक है। अब इस मार्केट स्ट्रक्चर का जो है वो हम क्या कहते हैं, बेसिक आइडिया समझने की कोशिश करते हैं कि ये मार्केट मोनोपोली और कंपटीशन बेस्ड का और दोनों का बेसिकली मिक्सचर होता है। मतलब कंपटीशन वाली साइड ये है कि मार्केट में बहुत सारी फर्म्स होती हैं, एंट्री भी जो है वो फ्री हो रही होती है और न्यू फर्म्स आसानी से जो है वो मार्केट में एंटर कर सकती हैं। मोनोपोली वाली साइड अगर हम देखी जाए तो हर फर्म का प्रोडक्ट जो होता है वो यूनिक है, आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है। हर फर्म की अपनी ब्रांडिंग होती है, कस्टमर्स में ब्रांड लॉयल्टी होती है। फर्म जो है वो अपनी प्राइसिंग को जो है वो थोड़ा कंट्रोल कर सकती है। इसलिए फर्म जो है वो प्योरली मोनोपोली जैसी पावर भी नहीं रख रही होती और परफेक्ट कंपटीशन की तरह टोटली पावरलेस भी नहीं होती। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में हम डिमांड कर्व को देखते हैं। तो डिमांड कर्व जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर फर्म जो है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो है वो फेस करती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि अगर फर्म अपनी प्राइस को इंक्रीज करे तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ डिमांड कर्व जो है वो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होता। ठीक है। ये जी हमारा डिमांड कर्व है। अब यहाँ पर हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो ज़्यादा स्टीप नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर एक फर्म अपनी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज करेगी तो कुछ कस्टमर्स दूसरे ब्रांड्स की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे, लेकिन सब कस्टमर्स जो है वो दूसरे ब्रांड्स की तरफ मूव नहीं करेंगे। कुछ कस्टमर्स अपने फेवरेट ब्रांड के साथ ही लॉयल रहेंगे। ये कुछ लोग जो है वो सिर्फ कोको कोला प्रेफर करते हैं और कुछ लोग जो है वो पेप्सी को प्रेफर करते हैं। तो अगर कोको कोला की प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो उसके लॉयल कस्टमर्स फिर भी कोको कोला को ही जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है। और क्या कहते हैं, और इसकी वजह से फर्म के पास जो है वो लिमिटेड मार्केट पावर होती है। ठीक है। तो क्या करते हैं, अब हम इसके जी क्या कहते हैं कॉस्ट और प्रॉफिट के लॉजिक को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हर फर्म का गोल होता है जी अपने प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। हर फर्म क्या चाहती है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है। इसलिए हर फर्म जो है वो दो चीज़ें डिसाइड करती है। पहले ये कि उसने प्राइस कितनी रखनी है अपने प्रोडक्ट की, और दूसरा ये कि उसने कितनी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करनी है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, फ्री एंट्री और एग्जिट। ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं तो न्यू फर्म जो है वो मार्केट में आसानी से एंट्री कर जाती हैं, और जब न्यू फर्म्स एंट्री करती हैं तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, कस्टमर्स डिवाइड हो जाते हैं और एग्जिस्टिंग फर्म्स का जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है। तो अगर फर्म लॉस फेस कर रही होती है तो कुछ फर्म्स होती हैं वो मार्केट से एग्जिट कर जाती हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से लॉन्ग रन में जो मार्केट होती है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाती है। ठीक है। हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो है कि जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके लिए जो है वो तीन कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। थ्री इम्पॉर्टेंट कंडीशंस इन द लॉन्ग रन, फर्म इज ऑन इट्स डिमांड कर्व। ठीक है। तो पहली क्या है, पहली कंडीशन है जी फर्म अपने डिमांड कर्व पर होती है। ठीक है। पहली क्या है,
फर्म जी अपने डिमांड कर्व पर होती है, यानी फर्म वो प्राइस और आउटपुट चूज करती है जो कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी कंडीशन है जी कि फर्म वहां पर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फर्म फर्म प्रॉफिट वहां पर क्या कहते हैं, दूसरी कंडीशन है जी फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का मतलब आप लोगों को पता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो फर्म तब तक प्रोडक्शन करती है जब तक एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू और एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि लॉन्ग रन में जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। कि अब क्या कहते हैं, एंट्री तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो ना हो जाए। अब सवाल ये है कि लॉन्ग रन में जो है वो प्रॉफिट ज़ीरो क्यों होता है? तो इसके पीछे की सिंपल सी रीज़न ये है कि क्या कहते हैं कि अगर क्या कहते हैं फर्म्स प्रॉफिट कमा रही होंगी तो न्यू फर्म जो है वो मार्केट में एंटर करेंगी, कंपटीशन जो है वो इंक्रीज होगा, डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और प्राइसेस और प्रॉफिट जो है वो फॉल कर जाएंगी। अब ये प्रोसेस जो है वो तब तक रहेगा जब तक इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो टोटली डिसअपेयर ना हो जाए। इसलिए जो जो है वो लॉन्ग रन में फर्म जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो क्या कहते हैं, तो अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जो है वो क्या कहते हैं, प्राइस जो होती है, तो जब क्या कहते हैं प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो हो जाता है तो प्राइस जो होती है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाती है। एवरेज कॉस्ट का मतलब आपको पता है कि जब हम टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाती है। अब इसका मतलब यह है कि फर्म्स अपनी सारी कॉस्ट को कवर कर लेती हैं लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो अर्न नहीं कर पाती, यानी फर्म सरवाइव करती है लेकिन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो जनरेट नहीं कर पाती, ठीक है। तो अब हम जो है वो ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में डिमांड कर्व जो होता है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को जो है वो बेसिकली एक पॉइंट पर जो है वो टच करता है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जो है वो हमारा डिमांड कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को एक पॉइंट पर टच करता है और उसको जी हम टेंडेंसी पॉइंट कहते हैं। तो जी ये आ गया हमारा ग्राफ। पहला ग्राफ जो था वो सिर्फ डिमांड कर्व को शो कर रहा था। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जी हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो एवरेज कॉस्ट को सिर्फ एक पॉइंट पर ही जो है वो टच करता है। अब इस पॉइंट को जी हम टेंडेंसी पॉइंट कहते हैं। अब ये पॉइंट ये शो करता है कि फर्म जो है वो ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है, ठीक है। तो क्या कहता है, इवन दो फर्म जो है वो ज़ीरो प्रॉफिट अर्न करती है फिर भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो फुली एफिशिएंट होता है क्योंकि प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है, यानी फर्म्स अब भी मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सोसाइटी के लिए जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए उससे कम प्रोडक्शन हो रही होती है, यानी आउटपुट जो है वो सोशली एफिशिएंट लेवल से जो है वो कम होता है, ठीक है। तो अब एक्सेस कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब यह है कि फर्म्स अपनी फुल एफिशिएंट स्केल से जो है वो कम प्रोडक्शन कर रही है, यानी फर्म्स अपनी फैक्ट्रीज अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं करती। तो रिजल्ट ये होता है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो मिनिमम पॉसिबल लेवल से ज़्यादा होती है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं हो पाते, ठीक है। ये फर्म जो है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रांडिंग पर, एडवर्टाइजिंग पर और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रही होती है और ये इनको जो है वो थोड़ी बहुत मोनोपोली पावर प्रोवाइड करती है। लेकिन क्योंकि मार्केट में कंपटीशन और फ्री एंट्री होती है इसलिए लॉन्ग रन में जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। यानी फर्म जो है वो सिर्फ ब्रेक इवन पोजीशन में रहती है। अब कस्टमर के क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ट्रेड ऑफ को समझें तो एक तरफ कस्टमर्स को बेनिफिट मिलता है, उनके पास बहुत सारी चॉइसेस और वैरायटी होती है और दूसरी तरफ कॉस्ट होती है,
मतलब प्राइसेस पर कंपटीशन से ज़्यादा होती हैं। यानी कस्टमर्स जो है वो वैरायटी भी इंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बदले में स्लाइटली स्लाइटली जो है वो हायर प्राइसेस भी जो है वो पे कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि सपोज करें मार्केट में बहुत सारी एकेडमीज हैं जो आपको इकोनॉमिक्स जो है वो का कोर्स जो है वो ऑफर कर रही हैं पढ़ाने के लिए। अब सबका सब्जेक्ट सेम है, लेकिन कुछ टीचर हर एकेडमी का टीचिंग स्टाइल डिफरेंट है, नोट्स डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है और रिवीजन का जो है उनका तरीका डिफरेंट है। अब स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो एकेडमी को चूज करेंगे। अब हर एकेडमी के पास थोड़ी पावर होती है क्योंकि उसकी अपनी रेपुटेशन है और उसके पास लॉयल स्टूडेंट्स हैं। तो अब लेकिन अगर कोई एकेडमी बहुत ज़्यादा फी चार्ज करे तो स्टूडेंट्स जो है वो दूसरी एकेडमीज में चले जाएंगे। और अगर किसी एकेडमी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो तो न्यू एकेडमीज जो है वो मार्केट में ओपन हो जाएंगी। यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का रियल वर्ल्ड में लॉजिक ये है कि क्या यही जो है वो बेसिकली जो एग्जांपल मैंने आपको समझाई यही बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का रियल लॉजिक है। तो अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करूं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स होती हैं। ठीक है, सिमिलर फर्म्स होती हैं लेकिन वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करती हैं। हर फर्म के पास लिमिटेड मार्केट पावर होती है और एंट्री फ्री होती है। लॉन्ग रन में फर्म्स ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट करती हैं, जहाँ पर प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाती है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन होती है कि प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। लेकिन मार्केट जो है वो फुली एफिशिएंट नहीं होती क्योंकि प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। इसी वजह से एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है और प्राइसेस जो है वो परफेक्ट कंपटीशन से थोड़ी हाई होती हैं, लेकिन कंज्यूमर को प्रोडक्ट वैरायटी और ब्रांड चॉइसेस का जो है वो फ़ायदा भी मिल रहा होता है। तो ये था जी क्या कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डिटेल डिस्कशन। ये आप लोगों के जो आप लोगों का मोनोपोली बिहेवियर का मॉड्यूल है ये उसका लास्ट टॉपिक था। आई होप आप लोगों को ये पूरा मॉड्यूल जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को तो आप मुझसे क्या कहते हैं अपने क्लास के ग्रुप में पूछ सकते हैं।